हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं रामानंद कुलदीप, सह आचार्य दर्शन शास्त्र विषय, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक वीडियो लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। हमारा जो पिछला टॉपिक था वो चल रहा था सांख्य दर्शन में प्रकृति का स्वरूप, और हम इसमें एक और टॉपिक जोड़ सकते हैं, प्रकृति का स्वरूप व उसके अस्तित्व के पक्ष में तर्क। पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि सांख्य दर्शन द्वैतवादी है, दो मूल तत्व मानता है, एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। पुरुष से यहाँ तात्पर्य आत्मा है, चेतन तत्व। पुरुष का अर्थ यहाँ नर मादा वाला पुरुष नहीं है, ये ध्यान रहे। और प्रकृति से तात्पर्य यहाँ पर है जड़ तत्व। प्रकृति का अर्थ भी यहाँ नेचर नहीं है। प्रकृति के स्वरूप के संदर्भ में पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि सांख्य दर्शन में प्रकृति एक मूल तत्व है, जिसे प्रधान भी कहा जाता है, जिसे अव्यक्त भी कहा गया सांख्य दर्शन में। प्रकृति के स्वरूप को समझने के लिए हमने कुछ चर्चाएं की थी, जिसमें एक चर्चा ये थी कि सांख्य के अनुसार प्रकृति त्रिगुणात्मक है। और मैंने ये बताया था कि त्रिगुणात्मक का अर्थ है कि प्रकृति तीन घटक तत्वों से मिलकर बनी है। सत, रज, तम, ये तीन घटक तत्व हैं। जब त्रिगुणात्मक जब गुण शब्द का प्रयोग करते हैं तो यहाँ अर्थ गुण नहीं है, बल्कि तीन तत्व हैं जिनसे मिलकर प्रकृति बनी। और फिर हमने कहा था कि प्रकृति अविवेकी है। अविवेकी का अर्थ है कि प्रकृति के ये तीनों गुण एक साथ रहते हैं, कभी अलग नहीं होते। और मैंने आपको पिछले वीडियो में स्पष्ट किया था कि प्रकृति की जो दो अवस्थाएं हो सकती हैं, अव्यक्त जो मूल अवस्था है और व्यक्त जो प्रकट अवस्था है, जो सृष्टि रूपी अवस्था है। दोनों ही अवस्थाओं में प्रकृति के ये तीनों घटकभूत तत्व हमेशा साथ रहते हैं। अविवेक मानी भेद नहीं, तो इस नाते प्रकृति को अविवेकी कहा। एक बात हमने कही थी, प्रकृति सामान्य है। सामान्य का अर्थ है कि सांख्य कहता है कि प्रकृति सभी पुरुषों के ज्ञान का विषय है, किसी एक पुरुष यानी एक आत्मा के ज्ञान का नहीं, सभी आत्माओं के ज्ञान का विषय, इसलिए प्रकृति को वहां पर सामान्य भी कहा। अब आगे बात बढ़ाते हैं। सांख्य के अनुसार प्रकृति प्रसवधर्मी है। प्रसवधर्मी से क्या तात्पर्य है? प्रसवधर्मी से तात्पर्य है, प्रसव माने तो जन्म देने वाली। तो सांख्य के अनुसार प्रकृति दो तत्व हैं, एक है प्रकृति और एक है पुरुष। इसके अलावा जितने भी तत्व सृष्टि में है, तो सांख्य में यदि अपन ध्यान से देखें तो आगे भी बताएंगे, और यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि कुल 25 तत्व स्वीकार किए, जिसमें से दो ये मूल तत्व हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष, और 23 तत्व जो है वो व्युत्पन्न है। व्युत्पन्न का मतलब है उत्पन्न होते हैं। तो जो 23 तत्व उत्पन्न होते हैं वो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तो प्रकृति उन 23 तत्वों को उत्पन्न करती है, प्रकृति ही उनका एकमात्र कारण है, इसलिए प्रकृति को यहाँ प्रसवधर्मी कहा गया। तो समझ में आया? प्रसवधर्मी से अर्थ है कि प्रकृति पुरुष के अलावा बाकी जो तत्व हैं, 23 तत्व कौन से हैं मैं आगे बात करूंगा, उनको उत्पन्न करती है। मैं संक्षेप में बता सकता हूँ, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत। विस्तार से इनकी बात आगे। तो इस नाते प्रकृति को प्रसवधर्मी कहा। फिर है प्रकृति अचेतन है, अर्थात प्रकृति जड़ है। ये बात हमें संपूर्ण सांख्य दर्शन को पढ़ते वक्त याद रखनी होगी कि सांख्य दर्शन में प्रकृति को जड़ कहा गया। क्यों याद रखने की आवश्यकता है? क्योंकि आगे इस पर विस्तार से बात होगी। फिर है प्रकृति नित्य है। तो देखिए, ये बात याद रखिएगा कि जब भी दर्शन में, फिलॉसफी में तत्वमीमांसीय दृष्टि से
तत्व मीमांसा दृष्टि का अर्थ है कि तत्व मीमांसा की चर्चा करते वक्त जब किसी तत्व को मूल कहा जाता है, तो यदि वो मूल है तो फिर वो नित्य है। तो प्रकृति नित्य है क्योंकि प्रकृति का कोई कारण नहीं है, मतलब प्रकृति स्वयं उत्पन्न नहीं हुई। उत्पत्ति जो शब्द है उसके साथ विनाश भी जुड़ा हुआ होता है। तो जो चीज उत्पन्न होगी वो भी नष्ट होगी, परंतु प्रकृति ना उत्पन्न हुई ना नष्ट होगी। ठीक है ना, तो इसलिए प्रकृति को नित्य कहा गया। प्रकृति सबका कारण है, परंतु प्रकृति का कोई कारण नहीं है। प्रकृति से ही सारा संसार उत्पन्न होता है, और जब ये संसार नष्ट होगा, अर्थात ये कार्य रूपी जगत जब नष्ट होगा, तो अपने कारण में ही विलीन हो जाएगा। और ये बात अपने सत्कार्यवाद में भी लिखी, कारण भावाच्य सत्कार्य। मैंने एक तर्क दिया था, जैसे उदाहरण तो वहाँ पर ये भी थे कि जब मटका नष्ट होगा तो मिट्टी बनेगा, जब स्वर्ण आभूषण या चांदी के आभूषण जब नष्ट होंगे तो वो स्वर्ण और चांदी बनेंगे। ठीक है, तो ये सारा कार्य रूपी जगत जब नष्ट होगा तो अपने मूल कारण प्रकृति में समाहित होगा। तो फिर प्रकृति स्वतंत्र है। अब चूंकि प्रकृति उत्पन्न नहीं हुई, प्रकृति का कोई कारण नहीं है, इसलिए प्रकृति को अजा भी कहते हैं। प्रकृति एक है, प्रकृति नित्य है, प्रकृति शाश्वत है, प्रकृति स्वतंत्र है, प्रकृति अहेतुक है, प्रकृति अलिंगम है, अनाश्रित है, इसका कोई कारण नहीं, और प्रकृति के ज्ञान का कोई साधन भी नहीं है। इसलिए प्रकृति को अहेतुक कहा जाता है। प्रकृति किसी के ज्ञान का साधन नहीं है, इसलिए प्रकृति को अहेतुक कहा जाता है। तो मूल तत्व होने के नाते ये प्रकृति का स्वरूप है जो सांख्य में दिया गया। प्रकृति क्या है? त्रिगुणात्मक है, प्रकृति विषय है, प्रकृति अविवेकी है, प्रकृति सामान्य है, प्रकृति प्रशोधर्मी है, प्रकृति अचेतन है, प्रकृति स्वतंत्र है, प्रकृति नित्य है, प्रकृति अहेतुक है, ये अलिंगम है, ये अनाश्रित है, ये अजा है। अजा का मतलब है अजन्म। तो ये तो प्रकृति का सांख्य में दिया गया स्वरूप हुआ। अब हम बात करते हैं प्रकृति के अस्तित्व के पक्ष में तत्व, क्योंकि फिलॉसफी में ये एक बात होती है कि जब किसी तत्व को मूल तत्व माना जाता है तो उसके अस्तित्व के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं। ज़्यादातर तो ईश्वर को मूल तत्व माना गया, और हम ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में तर्क भारतीय दर्शन में भी देखते हैं और पाश्चात्य दर्शन में भी देखते हैं। लेकिन सांख्य दर्शन में आप गौर से देखेंगे कि मैंने कभी भी ईश्वर की चर्चा अभी तक नहीं की। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि सांख्य दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ईश्वर, जहाँ जिन दार्शनिकों ने ईश्वर की सत्ता मानी है वहाँ इस जगत की उत्पत्ति के लिए उसकी आवश्यकता महसूस हुई। पर सांख्य दर्शन में तो दो मूल तत्व प्रकृति और पुरुष से जगत की उत्पत्ति हो जाती है, तो फिर ईश्वर जैसे किसी तत्व को मानने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि ऐसा नहीं करने के कारण सांख्य के सामने कई समस्याएं भी आई है, और सांख्य का एक नाम भी हमने दिया है, वो है निरीश्वरवादी सांख्य, और इस दृष्टि से सांख्य नास्तिक है। चलिए, तो प्रकृति के अस्तित्व के पक्ष में जो तर्क दिए हैं, मैंने बताया था आपको कि ईश्वर कृष्ण ने एक पुस्तक लिखी, एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सांख्य कारिका। बहुत छोटा ग्रंथ है, 72 कारिकाएं उसमें दी हुई हैं, और प्रत्येक कारिका में गुणार्थ लेते हुए बहुत गहनता से जो है दर्शन को प्रतिपादित किया गया है, सांख्य दर्शन। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। क्लास में होने पर तो जरूर ये पता लगता है कि आपके चेहरे के हाव भावों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। लेकिन चूंकि अभी परंपराएं क्लास की नहीं है, कोरोना की परिस्थिति के कारण हम सब लोग अलग अलग दूर दूर रहते हुए अध्ययन अध्यापन का कार्य वीडियो और आदि के माध्यम से अपन कर रहे हैं। तो फिलहाल आपसे केवल इतना आग्रह है कि हम इस वीडियो को जरा ध्यान से सुने, समझे, देखें। चलिए, तो सांख्य में प्रकृति के अस्तित्व के पक्ष में दो कारिकाएं दी गई है, 15वीं और 16वीं कारिका है। तो वो इस प्रकार से, क्योंकि ये संस्कृत में है तो थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, पर मैं कोशिश करता हूँ बोलने की, और आप इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागाद अविभागाद वैश्वरूपश्च। एक कारिका तो ये है, भेदानां परिमाणात्
समन्वयात् शक्तित्व प्रवृत्तेश्य कारण कार्य विभागाद अविभागाद वे स्वरूपस्य। ये 15वां नंबर की। और दूसरा है जो 16वें नंबर की कारिका, वो है कारणमतस्य व्यक्तम प्रवर्तते त्रिगुणातः समुदयाच्च परिणामतः सलीलवत् प्रतिगुणाश्रय विशेषात्। इन दोनों कारिकाओं के आधार पर, इसमें प्रथम कारिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है 15वें नंबर की। हम सांख्य में जो प्रकृति के अस्तित्व के पक्ष में तर्क थे उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो इन कारिकाओं में इस संक्षेप में क्या कहा गया? ये कहा गया है कि महत से लेकर 5 महाभूतों तक के सभी कार्य। अब ये महत से लेकर 5 महाभूतों तक, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सांख्य 2 मूल तत्व मानता है, एक प्रकृति और एक पुरुष। और प्रकृति से फिर 23 तत्व उत्पन्न होते हैं। वही 23 तत्व जो है उनको अपन यहाँ पर कह रहे हैं महत से लेकर 5 महाभूत तक के सभी कार्यों को। 5 बातें कही गई हैं। परिमित या सीमित होने के कारण, प्रकृति से सुख दुख मोहात्मक जड़ रूप में समान होने के कारण, शक्ति के अनुसार प्रवृत्त होने के कारण, अपने अपने कारणों से आविर्भूत होने के कारण और अपने अपने कारणों में तिरोभूत होने के कारण ये सिद्ध होता है इन कार्यों का कारण मूल प्रकृति है। ये 5 जो तर्क हैं, ये संक्षेप में हमने कहा भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तित्व प्रवृत्तेश्य कारण कार्य विभागाद विभागाद वैश्वरूपस्य। तो यह प्रकृति प्रलय काल में 3 गुणों के रूप में साम्य अवस्था में रहती है और सृष्टि काल में, यानी प्रकृति से जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो सत्व आदि गुण के आश्रय, सत्व रज तम 3 हुए ना, तो सत्व गुण के आश्रय से वैशिष्ट्य में परिवर्तित होने वाले जल के समान भिन्न भिन्न रूपों में उत्पन्न होती है। जैसे जल है जिस चीज के संपर्क में आता है वैसे रूप धारण कर लेता है, वैसे प्रकृति भी अनेक रूपों में परिवर्तित हो जाती है। इन दोनों कारिकाओं में मूल प्रकृति की सिद्धि कुछ तर्कों के द्वारा की गई है एवं एक ही अव्यक्त से उत्पन्न होने पर भी कार्यों में जो अनेकता और वैचित्र्य दिखाई देता है उसके कारण को भी स्पष्ट किया गया है। महत से लेकर 5 महाभूतों तक सभी तत्व व्यक्त कहे जाते हैं, परंतु मूल प्रकृति व्यक्त नहीं बल्कि अव्यक्त कही जाती है। तो वो 5 तर्क जो सांख्य में प्रकृति के अस्तित्व के पक्ष में दिए गए हैं उन पर हम एक एक करके अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें नहीं, अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।